नमस्कार दोस्तों, आज निकले हैं दीघ के लिए। आगरा से दीघ लगभग 90 किलोमीटर। दीघ वो स्थान है, वो स्थान जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दीघ केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज देखेंगे दीघ के वो जल महल। और हाँ, अब तो 2023 में वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिली है जहाँ लगभग 3000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बहुत सारे कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं पत्थर के। 3000 ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ महाभारत के आसपास की वो सभ्यता। तो आज देखेंगे उन जल महलों को और 1765 का वो युद्ध जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है। आज सीखेंगे काफी। ये स्थान आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आज 8 नवंबर को स्पोर्टिंग एंजल स्कूल अपने बच्चों को लेकर दीघ, भरतपुर और फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो रहा है अभी। और हमारी 2 बसेस जा रही हैं। टोटल 84 स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टाफ है और बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं। तो दोस्तों, आगरा से निकले थे सुबह 7 बजे और अब भरतपुर पहुंचे हैं। भरतपुर से करीब 1-1.25 घंटा लगना चाहिए। एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस ये होने वाला है और निश्चित रूप से दीघ के वो जल महल यहाँ से आरंभ होता है दीघ जिला। दीघ पहले अलग जिला नहीं था, लेकिन अब इसे अलग जिला बना दिया गया है। तो लीजिए, पहुँच गए दीघ फोर्ट। इतिहास की वो शान, वो शानो शौकत जाट राजाओं की, जिसकी बहुत बातचीत होती है। दीघ किला, जो कि प्रसिद्ध दीघ महल को भी घेरे हुए है। जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा अलग नहीं है। अब फिलहाल जब आप विजिट करते हैं तो अलग अलग गेट ज़रूर हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी दिखती है, लेकिन ये घेरे हुए है दरअसल महल को। और महाराजा सूरजमल द्वारा 1730 में इसे बनवाया गया था। तो देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं आज इतिहास की एक और कड़ी को यहाँ आकर जानने के।
भरतपुर से करीब 32 किलोमीटर और आगरा से करीब 90 किलोमीटर। हाँ, ये शानो शौकत है। आप देखिए इस किले की, और वो जो आप देख रहे हैं ना, हाँ उसे ध्यान से देख लीजिए, उसके ऊपर फिट हुआ करती तोपें। तो चलिए चलेंगे, हम पास में ही चलेंगे। दोस्तों, डीग महल में भी चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल किले की कुछ सुंदर बातें आपको बताते हैं अंदर चल कर के। अच्छा, ये किला कोई जीत क्यों नहीं पाया? इसका एक कारण इसकी ये दीवारें। अभी ऊपर चलकर देखिएगा दीवारों की चौड़ाई, कुछ अंदाजा आपको इस गेट से निकलते समय भी लग गया होगा। जब आप इन दीवारों की चौड़ाई देखते हैं ना, तब पता चलता है 4 घोड़े आप इन दीवारों के ऊपर एक साथ दौड़ा सकते हैं। बच्चे बड़े उत्साहित हैं और फिलहाल हम इन दीवारों की चौड़ाई अब आपको दिखा सकेंगे। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हालांकि रखरखाव ज़्यादा नहीं है। ये अब हम दीवार के ऊपर चढ़ रहे हैं। दीवार के ऊपर चलते हुए आप इसकी चौड़ाई देख लीजिए एक बार। लोग तो कहते हैं कि 6 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। एक सड़क है यार, ये कोई दीवार है? यही कारण था कि दुश्मन की तोप का गोला भी इन दीवारों को भेद नहीं पाता था। और फिर इनके बाहर वो उस तरफ जो आप टीला देख रहे हैं रेत का, तो ये रेत के ये टीले और ये दीवारें एक तरह से दोहरा प्रोटेक्शन देती थी इस किले को। इतिहास में भरतपुर के लोहागढ़ किले का नाम आते ही डीग के किले और लाखा तोप का जिक्र जरूर आता है। डीग के किले के बुर्ज पे रखी हुई आज वो लाखा तोप हम आपको दिखाएंगे। उसी दिशा में चल रहे हैं। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो तोप थी, ये अब्दाली के काफिले से खींचकर ले आए थे। दोस्तों, ये राज अब है इस हम किले आपको की सुरक्षा का। कुछ रोचक जो तथ्य चीज इसे अवैध बनाती थी ना, वो थी इसकी मोटी मोटी दीवारें, और फिर उसके भी बाहर रेत के वो टीले। ये एक छोटी सी पार्किंग भी है। अगर कभी अपनी गाड़ी या छोटी गाड़ी लेकर आएं तो अंदर तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके दीग पैलेस, जल महल। चलिए वो महल जो अपने जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है।
के आसपास बता रहे थे। जैसे ही दीग महल में हम अंदर आए, दाहिनी तरफ ये बहुत बड़ा जलाशय यहाँ दिखाई देता है और ये जलाशय है रूप सागर, और इसके ठीक दूसरी दिशा में हम आपको दिखाएंगे गोपाल सागर। ये है सावन भवन और ठीक इसके उस तरफ वो है भादों। तो सावन और भादों नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सावन के महीने में राजा और रानी यहाँ बैठते थे और भादों के महीने में हवाओं का थोड़ा सा रुख बदल जाता था तो वे वहाँ बैठते थे। और रूप सागर के ठीक सामने एक और सागर है, हम उस पर चलेंगे अभी। और ये बीच में महल, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों जलाशय नीचे महल के नीचे से जुड़े हुए हैं। जब इसमें पानी कम हो जाता है तो उधर का पानी इधर आ जाता है, और जब उसमें पानी कम हो जाता है तो इधर से पानी उधर चला जाता है। झूला आप देख रहे हैं, इस झूले पे नजर मारिए। ऐसा कहा जाता है कि ये नूरजहां का झूला था और जब लड़ाई हुई मुगलों के साथ, दिल्ली पे जब अटैक किया तो इस झूले को निशानी के तौर पर और एक दरवाजा भी वहां से ले आए। ये झूला आप सोच रहे होगे इतना बड़ा ऐसे कैसे आया? नहीं, ऐसे नहीं लाए। आप देखिए इसमें बीच में जोड़ है, ये जोड़ दिखाइए इसको। ये किसी कोने से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि लॉक से पत्थर की कीज बनी हुई है उसमें, तो वो कीज के अंदर फंसाया गया है। इसके टुकड़े करके अलग अलग टुकड़ों को गाड़ियों पे रख कर ले आए। उन दिनों में गाड़ियां भी कौन सी हुआ करती? बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, ये ऊंट गाड़ियां, ये गाड़ियां हुआ करती। ठीक है, तो पशुओं की सहायता से सारे पीसीज को यहाँ ले आए। पीसीज पे नंबर डाल के लाए थे कि कौन सा पीस कहाँ जुड़ेगा, और यहाँ ला करके दोबारा जोड़ दिया। अब बताओ किसका झूला, कौन झूलते थे, क्या शान थी। और इसीलिए ज़िंदगी में ये सीख लेना चाहिए कि जो बहुत ऊंचा होते हैं वे नीचे भी आते हैं, और जो बहुत नीचे होते हैं वो ऊपर भी जाते हैं। सर्कल घूमता रहता है। तो ये चीज़ें हमें ये भी सिखाती है घमंड कभी ना करें, क्योंकि देखिए मुगल एक समय बहुत पावरफुल थे और एक समय ऐसा आया कि उनका घमंड टूट गया और उनकी चीज़ें भी यहाँ निशानी के तौर पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने महल देख लिया, आपने रूप सागर देखा, सावन रूप सागर के अंदर आपने सावन महल देखा। अब हम आपको दिखाएंगे भादो महल। हाँ, सावन और भादो। सावन में राजा और रानी वहाँ बैठते थे, भादो में वहाँ बैठते। ये फवारों को ध्यान से देख लो, आपको हैरानी होगी कि उस समय बिना बिजली के, बिना किसी एनर्जी के, जो साइंस टीचर इज विद यू, ये फवारे चलते थे। आज भी ये फवारे साल में 2 बार चलते हैं। एक बार फरवरी मार्च में होली के आसपास, और एक बार सावन भादों में। ये
चलते कैसे थे वो सुनिए। जब इधर चलेंगे तो हम आपको एक बहुत बड़ा टैंक दिखाएंगे। बैलों से, रेहट से 1 से 1.5 महीने तक पानी भरा जाता था, नदी से, कैनाल से उस टैंक के अंदर। और जब वो टैंक फुल हो जाता था तो उसके बाद उसमें बहुत सारे आउटलेट्स लगे हैं। गोता मार करके, रंग देकर लोगों को उसमें डुबकी लगाने के लिए जिस फवारे में जैसा कलर चलाना हो वैसा कलर घोलने के लिए वहां गोता लगा के अंदर जाते थे उस इनलेट में, और उस इनलेट में वो कलर घोल देते थे। तो जैसा कलर होगा फिर वैसे ही कलर का पानी आएगा। अभी भी अगर आपको इन फवारों का मज़ा देखना हो तो फिर प्रिंसिपल मैम से कहना कि मैम होली वाले दिन एक बार फिर से स्कूल टूर बना लीजिए। होली पर ये सारे फवारे चलते मिलेंगे आपको, कलरफुल, बहुत ही कलरफुल मिलेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तो एक बार क्लैपिंग हो जाए। ओके, बस नोटबुक गिराने को ना बोला मैंने, अब नोटबुक उठाइए। हाँ, ये दीजिए। गोपाल भवन से किशन भवन में आए ना, तो आपने किशन भवन में आते ही इधर नजर पड़ी होगी ये 13 फवारे। हाँ, ये उन दिनों में जब राजा साहब यहाँ बैठते थे ना तो चलाते भी थे। अभी तो वो चल नहीं रहे। वैसे वे अंकल है ना, वे बता देंगे साल में कभी चलते होंगे, तो कभी चलते भी है क्या? साल में 3 बार अभी भी ये फवारे चलते हैं। देखो अंकल जी ने कितना अच्छे से हमें बता दिया। वो जो विरासत है ना, उसको सजो कर रखना सीखें। हमारा बहुत ही रिच हेरिटेज है, हमारा बहुत ही रिच कल्चर और बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो जब बाहर निकलेंगे क्लासरूम से तब सीखेंगे। अभी हमने गोपाल भवन में महाराज साहब का गोल्डन बेड देखा। किशन भवन में वो पूरा फर्नीचर जहाँ बैठ के वो पार्लियामेंट किया करते, लोगों से सलाह मशवरा किया करते। और अब हम आ गए हैं नंद भवन में। नंद भवन के सेंट्रल हॉल को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जैसे दिल्ली का दीवाने खास है। अगर आप दिल्ली रेड फोर्ट, आप में से कोई गए हो, टीचर्स कई गए होंगे,
तो दिल्ली के दीवाने खास जैसी शकल सूरत अंदर से इसके सेंट्रल हॉल की दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने वैसा ही डिज़ाइन देने की कोशिश करी। ये डिज़ाइन वहाँ से लाया गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ देखने चलते हैं तो केवल 5 मिनट अंदर फिर सारे बच्चे यहीं वापस, और फिर हम चल के बस में बैठेंगे। चलते चलते महाराज साहब वो जहाँ कुश्ती लड़ा करते, जहाँ स्नान किया करते, उस पर भी जल्दी जल्दी में नज़र मार लेंगे। ठीक है, अगले 10 मिनट में हम लोहागढ़ पैलेस पहुंचने वाले हैं। पैलेस देखेंगे आधे घंटे तक। उसके बाद हम सब लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम बर्ड सेंचुरी में 3000 तरह के बर्ड्स देखेंगे और फिर भरतपुर से रवाना हो जाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखो तो देख रहे हैं, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, सकते जाओ फसलों से।